हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन फुटबॉल के एट द मोमेंट जो टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक या फिर हॉट टॉपिक है या फिर जो डिबेट है वो सारी इस टॉपिक पे हो रही है कि भाई सुनील छेत्री का कमिंग ब्रेक फ्रॉम रिटायरमेंट इज़ ए गुड डिसीजन फॉर इंडियन फुटबॉल और नॉट। चाहे वो फैंस हो, फॉर्मर प्लेयर्स हो, इंडियन फुटबॉल को जो भी फॉलो करता है, सारे लोग अपने अपने ओपिनियन इसमें दे रहे हैं। जिसमें इंडिया के जो फॉर्मर प्लेयर है भाईचुंग भूटिया एंड वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द इंडियन फुटबॉल एंड फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने अपना ओपिनियन बताया है। उन्होंने बोला है कि दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन फुटबॉल्स डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एंड उन्होंने बोला कि भाई 40 साल के प्लेयर के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, वो आपको बेल आउट करने के लिए आप देख रहे हो। उन्होंने एक बात ये ज़रूर बोली कि भाई मनोलो मार्केस का समझ में आता है कि भाई कोच विल लुक टू गो विद दी प्लेयर की जो भाई इन्फॉर्म है। एंड 2024 का जो डिजास्टर ईयर रहा है नेशनल टीम के लिए, बिकॉज वी डिडंट विन अ सिंगल मैच, तो उससे एएफएफ एंड कोच भी यहाँ पे प्रेशर में है, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन बनाया। बट ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव स्टेप। जैसे मैंने कल भी बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज नॉट अ गुड साइन, आपने बैकवर्ड स्टेप लिया है। एंड ऑल्सो ये सेड कि भाई चलो आप एशियन कप क्वालिफाई कर गए, तो नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिए कि सुनील छेत्री तब अगर यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, देन फिर आप एशियन कप में सेम प्रॉब्लम होगा आपका कि भाई वो विल बी द स्ट्राइकर। सो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे एफ को या फिर कोच को वो गैम्बल लेना चाहिए था। एंड उनका ये मानना है कि भाई इतना टफ ग्रुप ही नहीं था, तो यंग स्ट्राइकर को अगर वो यहाँ पे मौका देते तो दैट वुड बी अ बेटर स्टेप। एंड आई थिंक एक डिबेट वो छिड़ी हुई है कि भाई दिस राइट स्टेप और नॉट, क्योंकि आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपकी इंडियन फुटबॉल की जो पूरी सिस्टम है इसको इन्होंने एक्सपोज किया है। ये जो डिसीजन है मनोलो मार्केस का समझ में आता है कि भाई जो नेशनल टीम का कोच है उसका सबसे पहला प्रायोरिटी है कि भाई नेशनल टीम को रिजल्ट डिलीवर करके देना, ये उनकी पहली जॉब है। बाकी सारी चीज़ें उनके लिए भाई यहाँ पे सेकेंडरी आती है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि भाई जो लीग में टॉप स्कोरर है इंडिया का, उसको वो चाहेगा कि भाई यहाँ पे नेशनल टीम के लिए खेले। बट जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, एएफएफ, क्लब्स, प्लेयर्स, कोचिस एट द ऑल लेवल, दे नीड टू थिंक अबाउट दिस कि भाई 40 साल का प्लेयर अगर आपको चाहिए यहाँ पे टू यू कैन से कि बेल आउट फॉर द नेशनल टीम, एंड आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सप्लाई चेन आप यहाँ पे इतने सालों में क्रिएट नहीं कर पाए हो कि उस लेवल का प्रोड्यूस यहाँ पे कर पाओ। एंड सुनील छेत्री इज नॉट अ यू कैन से कि प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम, वो यहाँ पे आपको खुद की यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो मेहनत से वो वहाँ तक पहुँचा है। एंड इसीलिए आप देखिए कि कभी भी हमें एक वो कंस्टेंट बेसिस पे उस लेवल के भी प्लेयर नहीं मिल पाए हैं। वो आपको एक आध डिकेड में सुनील छेत्री, कभी भाईचुंग भूटिया, तो इस तरह के प्लेयर आपको कभी कभार मिलते रहेंगे। बट वो एक प्रॉपर क्वालिटी प्लेयरों की जो सप्लाई चेन है वो हमारी सिस्टम के फेलियर की वजह से या फिर सिस्टम में जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम for all the stakeholders to rethink about this and to take it as serious as possible, and they need to think because जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, whatever money has been put up in Indian football, वो कहाँ पे जा रहा है? Just you are clubs focusing on the you can say कि their first team, their ISL trophies. AFF is busy in their own things. I think all the stakeholders, players are happy with their you can say comfortable paycheck in ISL. I think all these stakeholders, coaches at grassroots, at all the youth levels, need to rethinking why we are not able to producing a quality player who can compete at international level. So this is a high time, and I think this issue should be raised as much as possible. Let me know guys, what do you think about this? आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, अगर आपको इंडियन फुटबॉल के किसी भी मैच का लाइव स्कोर, अपडेट, लाइनअप, स्टेट्स कुछ भी यहाँ पे चाहिए, देन डू चेकआउट सोफा स्कोर एप्लीकेशन। कमेंट में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, उस लिंक पे चाहिए और वहीं से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है। सो डू चेकआउट सोफा स्कोर फॉर ऑल दी मैचेस अपडेट ऑफ इंडियन फुटबॉल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी फीफा काउंसिल मीटिंग की, जहाँ पे एक उरुग्वे के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आइडिया फ्लोट किया है कि भाई जो सैनिटरी ईयर है 2030 का, कि जहाँ पे वर्ल्ड कप के 100 साल पूरे होने वाला है, उस वर्ल्ड कप के एडिशन में क्यों ना 64 टीमों के साथ फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाए। सो ये आइडिया उन्होंने उस फीफा काउंसिल की रिसेंटली जो 5 मार्च को मीटिंग हुई है उसमें फीफा प्रेसिडेंट के सामने रखा है। एंड फीफा प्रेसिडेंट जीजी इन्फेंटिनो ने बोला है कि डेफिनेटली वी विल लुक इनटू दिस आइडिया।
बट ये जस्ट अभी आइडिया फ्लोट किया गया है, इसमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप या फिर फीफा की ओर से उसके रिगार्डिंग कोई अभी यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी नहीं है। बट अगर 64 वो टीमें करते हैं देन डेफिनेटली एशिया जैसे कन्फेडरेशन की, जहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री के लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि वो अपना वर्ल्ड कप में डेब्यू कर पाए। क्योंकि अभी आप देखिए कि जो नेक्स्ट एडिशन है उसमें 48 टीम होने से एशिया में 8 स्पॉट मिले हैं। तो मान लीजिए कि 2031 वर्ल्ड कप एडिशन के लिए वो अगर, क्योंकि 100 साल आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसमें अगर वो 64 टीमें करते हैं तो मे बी एशिया के जो स्पोर्ट्स है वो 8 से 10 या फिर 12 उस एडिशन के लिए हो सकते हैं। बट उसके बावजूद भी इंडिया के लिए तो डिफिकल्टी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर 10 से 12 स्पॉट भी कर देंगे तब भी इंडिया के लिए तो भाई क्वालिफाई करना स्टिल इज डिफिकल्ट, बिकॉज हम एशियन कप के लिए भाई क्वालिफाई करने में हमारी वाट लग गई है, या फिर हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें चल रही है और 40 साल के प्लेयर को हम वापस बुला रहे हैं। तो वो अगर वहाँ पे 10-12 टीम भी एशिया से अलाउ करेंगे फिर भी दिक्कत है। एक चीज़ और है कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है उसमें 6 होस्ट नेशन है। आप देखिए स्टार्ट का जो सैनिटरी सेलिब्रेशन है वो होगा साउथ अमेरिका में, कि जहाँ पे उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे में मैच होंगे। एंड देन वर्ल्ड कप जो सारा है वो यहाँ पे होने वाला है मोरक्को, स्पेन एंड पोर्टुगल में। सो 6 टीम आप देखिए जो होस्ट नेशन है वो तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन उनको मिलेगा। सो आई थिंक अभी जस्ट आइडिया फ्लोट किया गया है, एज सच कोई कॉन्क्रीट इसमें डेवलपमेंट हुई नहीं है। बट दैट्स दी थिंग जो कि फीफा की जो रिसेंटली काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें डिस्कस किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ISL मैच जो कल हुआ, एंड उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी और यू कैन से कि अराउंड कंट्रोवर्सी भी हुई है। केरला ब्लास्टर ने मुंबई सिटी को 1-0 से हरा दिया है, एंड दैट मीन्स मुंबई सिटी के लिए जो लास्ट मैच है अवे में अगेंस्ट बेंगलुरु FC, दैट्स अ डू और डाई मैच। वहाँ पे उनको कैसे भी करके मिनिमम रिजल्ट इस ड्रॉ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद को ज़्यादा अंडर प्रेशर डाल दिया विद दिस 1-0 लॉस, जो कि वो यहाँ पे ड्रॉ निकाल सकते थे 0-0 से। जिस तरह का गोल उन्होंने यहाँ पे कंसीड किया है, नो डाउट क्वेमे पेपरे का बेहतरीन शॉट टाइट एंगल से जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, ब्रिलियंट फिनिश फॉर क्वेमे पेपरे। बट फुरबा लेचेपना शुड हैव डन बेटर। वो भाई ऐसा इतना टाइट एंगल था कि भाई आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स वो भाई यहाँ पे गोल नहीं होता, या फिर इवन 10 टाइम्स भी नहीं होता। इतना टाइट एंगल से भाई गोल मारा है उन्होंने। फुटबॉल लेचम ने यहाँ पे बेटर कर सकते थे, बट दैट इज द सीजन फॉर मुंबई सिटी FC। एंड वन ऑफ द अदर इशू फॉर मुंबई सिटी FC दिस थ्रू आउट दिस सीजन इज कन्वर्जेशन रेट। उनकी 11 साल की ISL की हिस्ट्री में दिस द सेकंड वर्स्ट सीजन इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्जेशन रेट। 8.5% ओनली, 8.5% उनका कन्वर्जेशन रेट है। एंड वही हमें इस मैच पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। ऑन दी अदर साइड केरला ब्लास्टर के लिए लास्ट होम गेम था, तो उन्होंने विनिंग के साथ उनको फिनिश किया है। बट द कंट्रोवर्सी जो जुड़ी हुई है वो ये है कि विक्रम प्रताप सिंह इस मैच को खेले थे, जबकि उनको लास्ट मैच जो मोहन बगान के सामने मुंबई सिटी खेला था उसमें उनको 2 येलो कार्ड के चलते यहाँ पे रेड कार्ड मिला था। एंड दैट मीन्स वो इस मैच को मिस करने चाहिए थे। बट मुंबई सिटी ने यहाँ पे इस विक्रम प्रताप सिंह के जो सेकंड येलो कार्ड है उसको चैलेंज किया AFF की डिसिप्लिनरी कमेटी में। एंड डिसिप्लिनरी कमेटी ने टेक्निकल रिपोर्ट के बाद ये डिसीजन बनाया कि भाई रेफरी को वहाँ पे जो विक्रम प्रताप सिंह को सेकंड येलो कार्ड मिला उसके लिए डिसीव्ड किया गया था, एंड उसको उन्होंने वापस लिया। एंड ये जो रेड कार्ड था विक्रम प्रताप सिंह का उसको भी उन्होंने रिवोक किया। तो चलिए ये टेक्निकल रिपोर्ट के ऊपर आपने वो कर दिया। बट जब सीजन स्टार्ट हुआ तब जो ISL के रूल अनाउंस हुए थे उसमें ये बोला गया था कि सिर्फ डायरेक्ट रेड कार्ड का जो डिसीजन है उसी को आप AFF की डिसिप्लिनरी कमेटी में चैलेंज कर सकते हो। तो फिर ये 2 येलो कार्ड वाले डिसीजन को क्यों चैलेंज किया गया, इसके लिए यहाँ पे AFF या फिर जो ISL ऑर्गेनाइजर्स FSDL उनकी ओर से क्लेरिफिकेशन आना चाहिए कि भाई क्यों आपने ये एक्सेप्शनल केस यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए या यहाँ पे क्या बोलते कि किया, उसका क्या रीज़न है। क्योंकि डायरेक्ट रेड कार्ड के डिसीजन को अगर आप ओवरटर्न करते हो और उसके लिए 3-4 इंस्टेंस पे उन्होंने किया भी है तो समझ में आता है। बट ये स्पेशल यहाँ पे केस किस तरह से दिया गया। दूसरी बात करनी है केरला ब्लास्टर फैंस का यहाँ पे बॉयकॉट करना या फिर लो अटेंडेंस होना। ये जो मैच था लास्ट मैच था, नो डाउट केरला ब्लास्टर आउट हो चुकी है, बट जस्ट 3,500 फैंस टर्न अप। लास्ट सीजन उनकी ऑन एन एवरेज अटेंडेंस थी 30,000 के अराउंड, और वहाँ से वो 10 गुना कम होके अब पहुँच चुकी है 3,000 के अराउंड। एंड जो 2018 में केरला ब्लास्टर फैंस ने मैच बॉयकॉट किया था उसकी भी अटेंडेंस थी 8,500। तो आप मानिए कि जो मैच फैंस बॉयकॉट कर रहे हैं उसमें भी इससे ज़्यादा आ रही है। तो दैट क्लियरली शोज कि भाई केरला ब्लास्टर फैंस एंड मैनेजमेंट या फिर केरला ब्लास्टर क्लब के साथ जो उनका कनेक्ट है उससे वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए जिस तरह से टीम ने इस सीजन परफॉर्मेंस दी है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर केरला ब्लास्टर्स डाउनफॉल इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस वाइज, बट फैंस का भी आप देख सकते हैं कि भाई डाउनफॉल हुआ है क्लियरली। एंड आई थिंक मैनेजमेंट के लिए
दिस समर विल बी रियली क्रूशल. दे नीड टू टेक स्टेप्स कि जिससे भाई फैंस में फिर से होप और ट्रस्ट आए कि भाई नहीं हमारी टीम यहाँ पे ISL में फाइट करेगी. सो दैट्स दी अनदर थिंग जो कि इस मैच के साथ रिलेटेड है. अब बात करते हैं आज के डबल हेडर के बारे में, जहाँ पे पहला मैच है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस ईस्ट बंगाल. नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ एंड ईस्ट बंगाल भी उनकी जो अब प्रायोरिटी या फिर उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो होगी नेक्स्ट यहाँ पे AFC चैलेंज लीग का मैच. सो आई थिंक वो कपल ऑफ यंगस्टर को यहाँ पे मौका दे सकते हैं. पेड्रो बेनाली विल ट्राई टू ऑब्वियसली कंटिन्यू दैट मोमेंटम टू कैरी फॉरवर्ड. सो दैट्स द फर्स्ट मैच. एंड दूसरा मैच है मोहन बगान वर्सेस FC गोवा, टॉप 2 टीम्स ऑफ दिस सीजन्स ISL. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मोहन बगान को शील्ड की जो ट्रॉफी है वो भी आफ्टर द मैच एलोकेट की जाएगी. एंड टॉप 2 टीम्स फाइट कर रही है, सो मज़ा आएगा नो डाउट. दोनों ही टीमें विल ट्राई टू यूटिलाइज सम ऑफ द यंगस्टर, सम ऑफ द बेंच प्लेयर. मनोल मार्केस ने ऑलरेडी लास्ट मैच में भी कपल ऑफ यंगस्टर को चांस दिया था, बट इट विल बी ओवरऑल अ वेरी गुड मैच, कम्पिटेटिव मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड आफ्टर द मैच ऑब्वियसली ट्रॉफी एलोकेशन भी मोहन बगान को यहाँ पे होगा. लास्ट में बात करते हैं आई लीग का जो कल मैच खेला गया उसके बारे में, जहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने भाई शिलोंग लाजोंग को 6-1 की स्मैशिंग दी है. एंड जिसमें शिलोंग लाजोंग के 3 प्लेयरों को रेड कार्ड भी मिला डबल येलो कार्ड के चलते. तो भाई वहाँ पे भी आप बोल सकते कि रेफरी ने भाई कार्ड्स की बौछार लगा दी. बट इट्स अ ग्रेट विन फॉर चर्चिल ब्रदर एंड रिगेन देयर टॉप ऑफ द टेबल पोजीशन इन आई लीग. सो जो आई लीग की टाइटल रेस है उसमें इंटरकाशी एंड चर्चिल ब्रदर के बीच में ज़बरदस्त फाइट चल रही है. लास्ट 4 मैच बचे हैं जिसमें एक मैच चर्चिल ब्रदर वर्सेस इंटरकाशी का भी है. सो आई थिंक दैट विल बी द डिसाइडिंग मैच कि कौन यहाँ पे इस शील्ड रेस में यहाँ पे फेवरेट है या फिर टाइटल लेके जाएगा. बिकॉज एट द मोमेंट बोथ द टीम आर ऑन सेम पॉइंट्स. सो जो वहाँ पे एडवांटेज लेगा that will be really crucial. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe कीजिए. जय हिंद, जय भारत.